सेशन की तरफ चले और आप लोग अभी एक बेसिक रिफ़्रेशमेंट लेकर आए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके शरीर, दिल, जहन और दिमाग में ऊर्जा पूरी होगी और उम्मीद करता हूं कि हमारे पहले स्पीकर जो भी बातें आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, तो वो बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मुझे अपने पहले स्पीकर का इंट्रोडक्शन पढ़ने का मौका आप सबके सम्मुख अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं बात शुरू करता हूं अपनी। डॉक्टर शैल कुमार दिनकर जी अक्टूबर 2011 से जीबी पंत इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान, पौड़ी गढ़वाल, भारत में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की में भारत के शोधार्थी रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर इंटेलिजेंस और ऑप्टिमाइजेशन में PhD की है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से M.Tech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से MCA तथा CCH यूनिवर्सिटी मेरठ से BSc की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉपर रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और साथ में उनको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें शिक्षण और शोध में नवाचार के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिसर्च सोसाइटी SCRS, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन IST तथा IEEE के आजीवन सदस्य भी हैं। उन्होंने 39 से यानी 39 से अधिक शोध पत्र SCI और स्कोपस तथा अन्य प्रतिष्ठित जर्नल्स जैसे कि स्प्रिंजर, एल्सवेयर, IGI ग्लोबल आदि के पुस्तक अध्यायों में भी प्रकाशित किए हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय से उनके 2 पेटेंट स्वीकृत भी हो चुके हैं। वे SCI स्कोपस सहित कई प्रतिष्ठित जर्नल्स और प्रमुख प्रकाशकों की संपादकीय पुस्तकों की समीक्षक के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, AICTE द्वारा अनुमोदित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तथा छात्र केंद्रित कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता और विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं भी दी हैं। उनके मार्गदर्शन में 3 शोधार्थी सफलतापूर्वक अपनी PhD थीसिस का बचाव कर चुके हैं और वर्तमान में वे 3 और शोधार्थियों का मार्गदर्शन अपनी PhD के माध्यम से कर रहे हैं। उनके शोध क्षेत्रों में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशनल और ऑप्टिमाइजेशन तकनीक जैसे शामिल है। आज का सर का जो वक्तव्य हम लोगों के बीच रहने वाला है, उनका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू AI इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप और हम सब ताली बजाकर सर का सम्मान करें और उनको आमंत्रित करें स्टेज पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। You on it? Yes, sir. Corner mic? Yes, sir. Okay, so good morning all of you. Hope I am audible till last bench, the girl sitting at last. Am I audible? Okay. So thank you very much for all the organizing team. So I here will start on the topic. The topic that was given to me was the use of AI in infrastructure development actually.
though I was expecting some, चीज़ है तो वो, but that's not a problem because being an AI literate, we should know everything about where the applications of AI, rather it is more important where the AI application can be implemented, and as far as the topic of this AICT 1 is concerned, so it is focused on infrastructure development. So organizers requested me, then I accepted the topic. So I will focus on infrastructure development, how AI can be used, the various aspects wherever the infrastructure is concerned. The one thing that one thing I would like to ask you, ज़्यादातर या मैक्सिमम जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो कंप्यूटर साइंस से हैं? ओके, सो दैट वुड बी गुड फॉर मी. सो I will start with this topic. So this is my topic, that is an introduction to AI in infrastructure development. These are my mail IDs, so you can connect me after that FDP also. So those who are ज़्यादातर तो वैसे आप लोगों ने रिसर्च अपना कर ही लिया होगा, but those still who want to have some ideas in research field of AI, deep learning and machine learning, specifically soft computing and optimization, then they can contact me anytime. So you can note down my mail ID also. I'll start the table of, first of all, so we all know what is AI and what is the AI field, yet what I'll try to do that मैं एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि AI क्या है और कैसे हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं और आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली द रिसर्च प्रोस्पेक्ट ऑफ AI इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट वुड बी माई फोकस ऑफ टुडेज टॉक. तो ये चलेगा ना ऐसे, है ना? तो रादर देन सीइंग ऑल द एस्पेक्ट्स जो आप बुक्स में पढ़ते हैं या बुक्स में जैसे देखते हैं, उससे थोड़ा सा कुछ अलग होगा. सो दैट वुड बी बेनिफिशियल, आई थिंक. Various table of contents you can see after. Now, see, we all know what is artificial intelligence. देखिए इसका if I am talking about a different aspect, हो सकता है आप लोग ये सब सोचते हो या देखा भी हो और समझते भी हो. You also, the intelligence, first of all we must know the intelligence, and intelligence is something that make you capable of just to choose one of the best available options, alternatives. What I should say, it creates a capability within us so that we can make a decision. That is the intelligence, or we can say that make us intelligence. So human brain, as we are having a brain, so we are having a natural intelligence. We know how to think, how to take decision, what may be the various problem solving skills. So that is naturally in us, है ना? तो naturally होता है, but वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है वो एक अलग बात है ना? Like if we see a newborn baby, we can't say him or her as intelligent, but होता क्या है, through the environment, through the parent learning and training, that newborn baby learns something that he or she is capable of doing thing intelligently.
isn't it? So this is how natural intelligence we can have. But at the same time, if we can make a machine trained and learn with something, and that something may be a lot of things, including data, तो हम data की बात बेसिकली करते हैं, तो वहाँ पे या वो इंटेलिजेंस मीन्स मशीन को हम वो कैपेबिलिटी अगर दे दें, है ना, इफ मशीन कैन लर्न बाय इटसेल्फ दैट मशीन इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, देन वी से दैट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज समहाउ अपोज्ड टू, है ना, और अपोजिट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस. सो दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ अब अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं ना, तो हमें केवल ये लगता है कि आई डोंट नो, जिसने भी ये बीइंग अ फ्रेटर्निटी ऑफ दिस टीचिंग, तो जहाँ से हमने पढ़ा है बुक से या जैसे हम सोचते हैं, तो हमें लगता है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व अभी हुआ है या अभी हम इस पे काम कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. इफ़ यू सी दैट early in 46 around, McCloud-Pitts already talked about a neural network, and at the same time around 1950, you know the famous scientist Alan Turing, है ना. एलन ट्यूरिंग का नाम अगर आपने सुना हो, तो जो मैथमेटिक्स से कंसर्न है उन्होंने सुना होगा. तो उन्होंने ऑलरेडी इसकी बात कर दी थी एट दैट टाइम इटसेल्फ. So what he said, he performed a test that was called Turing test, and this famous scientist is very famous in automata theory and computational intelligence. So उन्होंने ही डेफिनेशन AI की दे दी थी, and what he stated that a truly intelligent system must be capable of machine human cognitive performance, means how the cognitive intelligence is developed in human, है ना. If machine is capable of, you know, match that, then we say that that is a artificial intelligence. So he test it over the various machines, and that cognitive performance to an extent that a human interrogator cannot tell the difference between machine and human, है ना. Interrogator tell between human and if both of them interact via a. So at that time itself, एलन ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दे दी थी, जो हम आज मॉडर्न टाइम में देखते हैं, है ना. अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोज लेटर, और 80s तक ये सब डेवलप हो चुका था, डीप लर्निंग एंड एवरीथिंग. बट आफ्टर दैट जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, पावर, that was the extent that we would be able to, you know, solve the problem with the help of these artificial neural network or in general artificial intelligence. तो ये हुआ कब? तो रिवॉल्यूशन आया अराउंड 2008 और 10. तो तभी से ही हमें ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इवॉल्व हुआ. बट ऑल द कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग, ऑल एल्गोरिथम्स वर ऑलरेडी डेवलप्ड. तो अब उस पर क्या है, जो एडेड एप्लीकेशंस हैं, एडेड एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट हैं, वो हो रहे हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा. सो अल्टीमेटली जो AI है, दैट बेसिकली एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस, और जो इंटेलिजेंस मशीन को हम देते हैं, तो जैसे मशीन को या एक ह्यूमन भी है वो लर्न करता है, ट्रेन होता है, तो इंटेलिजेंट हम उसे तभी कहते हैं हाउ ही और शी इज एबल टू रिप्रेजेंट हिज और हर नॉलेज, है ना. तो आप देखिए, डेटा से कहानी शुरू होती है और इंटेलिजेंस तक आती है ना. तो डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो नॉलेज मिलती है. अब नॉलेज के बाद क्या,
नॉलेज तो बहुतों के पास होती है, या जो भी ट्रेन हो रहा है सबके पास है ना। तो डिफरेंस कम्स व्हेन दैट नॉलेज इज एबल or one is able to represent that knowledge in such a way that he or she can take decision. So knowledge representation is the most important part, and actually that is the intelligence. Then automated reasoning, है ना, we can have a reasoning so that we can infer and make use of conclusion, means take decision from the data, stored data. Machine learning, बेसिकली मशीन लर्निंग का तो यूज ही इसलिए हुआ है, अगेन हर चीज के एंड में कंक्लूजन में आपको डिसीजन मेकिंग ही मिलेगी, वेयर यू डू व्हाट, मशीन इज एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई द बिहेवियर. देन कंप्यूटर विजन, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आज की तारीख में कंप्यूटर विजन में, है ना. कंप्यूटर विजन में क्या होता है, वी आर हैविंग सेंसर्स, वी आर हैविंग कैमरा. Basically it is related with the image processing field, and everything everywhere we need images now, है ना. तो टेक्स्ट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो भी आपकी LLMs हैं ना, LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें अब टेक्स्ट टू इमेज प्रोसेसिंग, है ना, वो सारा हो रहा है. तो टेक्स्ट आप दें, उसी के बेसिस पे इमेजेस मस्ट बी जनरेटेड. देन ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी कंप्यूटर विजन में. देन रोबोटिक्स, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोबोटिक्स एंड UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा. एंड देन अल्टीमेटली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना. तो जो भी आपका सीरीज डेटा है, टेक्स्ट, स्पीच, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और ये सारी की सारी चीज़ें, यू नॉट बिलीव दैट एलन ट्यूरिंग ऑलरेडी प्रपोज्ड एट दैट टाइम इन 1950s. ओके, सो आई कम टू AI in infrastructure. There are various technologies and various algorithms which come under the umbrella of AI, where we can use them in a infrastructure development. So first of all we'll talk about this machine learning. मशीन लर्निंग अगेन यू नो, बट उसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहूँगा फिर भी, है ना. दिस इज अ कैपेबिलिटी बाय विच अ मशीन कैन टेक डिसीजन, है ना. मशीन विल ट्रेन इटसेल्फ, विल टेक एल्गोरिथम्स, है ना. तो मशीन लर्निंग क्या है, डेटा है, डेटा के बेसिस पे ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद मॉडल प्रिपेयर करेंगे, एक से ज़्यादा मॉडल हो सकते हैं. वी नीड टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल, एंड when we apply that model to the machine, then machine will take its decision automatically. That is a machine learning. Fine. The definitions may be different, but अगर आप किसी फील्ड में काम करेंगे तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा चीज़ों को देखने का. तो उसी वे में मशीन लर्निंग फिर आपको भी दिखेगी, हाउ द मशीन कैन टेक डिसीजंस. सो हियर इन अ डायग्राम द सेम थिंग्स दैट आई टोल्ड यू. तो स्लाइड्स काफ़ी हैं, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आगे करूँगा. उसी में ही फिर कुछ टाइप्स हैं. अब देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें, मैं आई विल टेक अ वेरियस एग्जांपल्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो विद टूल्स जो अभी आपका प्रेजेंटली यूज़ हो रहे हैं. सो यू एज अ रिसर्चर, यू एज अ गाइड और सुपरवाइज़र उन टूल्स को, प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें अपना आगे का काम आप बढ़ा सकते हैं. तो क्या हो, है ना. तो इनपुट जो होगा वो लेबल्ड होगा, हमें पता रहेगा. जैसे हमें पता रहता है कि मेरा, आपका नाम, पता, आपकी डिटेल्स सारे, है ना, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स वी नो. एंड वी से मशीन को हम बोलते हैं दैट जस्ट आइडेंटिफाई अ पर्सन एक्स with this feature. Fine. So these features are actually the patterns. So these patterns, तो labeled output means output हमें पहले से ही we know the output. Data will be fetched and of that data
आप लोगों ने एक्सपेक्टेड आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट कुछ सुना होगा। तो है जो एक्सपेरिमेंटेशन हम करते हैं तो उससे जो हमें टर्न रिकॉग्नाइज करने हैं, तो मशीन पे एक्सपेरिमेंट लगाया। एक्सपेरिमेंट मीन्स वी विल गिव सम एल्गोरिथम टू रन ओवर मशीन, मशीन विल गिव यू द रिजल्ट, दैट वुड बी आवर प्रेडिक्टेड आउटपुट। बट आवर आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज समथिंग लाइक इफ आई एम सर्चिंग, आप में से किसी एक को सर्च कर रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। फाइन। तो प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर उसमें कुछ डिफरेंस है ना, तो वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिवाइव आवर एल्गोरिथम, वी नीड टू मॉडिफाई आवर एल्गोरिथम। एंड यहाँ पे एक्चुअली जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस यहीं पे काम आती है, बाकी सब तो हो रहा है ना। ये हमारा डिफरेंस है ना प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट में, उसको मिनिमाइज करें, है ना। एरर को मिटिगेट, हाउ वी कैन मिटिगेट द एरर्स, एंड देयर वी नीड ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी लाइफ में देख लो, हम सब कर क्या रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग, रादर वी आर ऑप्टिमाइजिंग द थिंग्स। आप सुबह से शाम तक की अपनी लाइफ को देख लीजिए, है ना। यू आर एडजस्टिंग समथिंग एंड दैट समथिंग इज नथिंग, रादर दीज आर अ पैरामीटर्स, whether it's related to the machine, to the algorithms, to a particular applications or in our life. तो वहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन तो है ना, ये जनरल वर्ड है, बट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कई चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, उसमें से आपको बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। अप्रोचेस भी पता होंगी आपको कि डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, फिक्स्ड गैस से चलते हैं, रिजल्ट मिला या नहीं मिला, है ना। वो अभी मशीन लर्निंग में मैं आपको और एक दो चीज़ें शायद आपने पढ़ी होंगी, वो ग्रेडियंट सर्च पढ़ते हैं आप, ग्रेडियंट डिसेंट और ग्रेडियंट एसेंट एल्गोरिथम, है ना। तो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, वी विल गो टूवर्ड्स टू अचीव सम, जो भी आउटपुट है हमें उस तक, और एक डायरेक्शन पकड़ते हैं। ग्रेडियंट इज व्हाट, दैट इज अ डायरेक्शन, इट गिव्स अस अ डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो मैथमेटिक्स हर जगह है, सो यू कांट अवॉइड दैट। तो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे और एक डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन गलत हुई तो सब बेकार, है ना। आप मेन जो ऑब्जेक्टिव है, आउटपुट है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। प्रोबेबिलिस्टिक में क्या है, थोड़ा सा अलग है। आप रैंडमली जनरेटेड पॉपुलेशन को जनरेट करते हैं, और ये जो रैंडमली जनरेटेड एक सर्च स्पेस होता है, सर्च स्पेस मीन्स लेट्स से अगर हम यहाँ पे हम सब इस रूम में हैं, इस सेमिनार रूम में हैं, तो इसको अगर एक सर्च स्पेस मान लें और अपने आप को कैंडिडेट सॉल्यूशंस मान लें, है ना। तो मान लीजिए 30 और 50 पीपल्स वी आर हियर, और आप हम में से एक कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, फाइन। तो अभी create a random population and we'll see whether जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट होता है नहीं, बाय अप्लाइंग अ एल्गोरिथम, प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है ये डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से अलग होती हैं, और ये आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगी, है ना। एंड दीज एल्गोरिथम्स कम्स अंडर इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स। ये सुना है या पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ज़्यादातर बायोलॉजिकल जो क्राइटेरिया है उससे इंस्पायर्ड होती हैं। रैंडम पॉपुलेशन जनरेट करके प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को अप्लाई करते हैं इस पे, स्टोकेस्टिक ऑपरेटर्स इसमें यूज़ होते हैं। ये मैं बोल क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छा गैप है जिसको हम लगभग हर रिसर्च एरिया में फिल कर सकते हैं, जहाँ हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो वेर एवर वी नीड ऑप्टिमाइजेशन,
to optimize the parameters so that we can reach to the optimal goal, so we can apply these algorithms. There are a lot of algorithms. ठीक है, तो ये थोड़ा कहीं और चला जाऊंगा बोल, तो इसको लीजिएगा, है ना। तो आप सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। गवर्नमेंट में जो क्या होते हैं प्रमोशंस जो है ना, हाँ वो आपको पता है ना। हाँ, वैसे मैं प्रोफेसर के उस पर आ गया हूँ, तो हो जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर का हो गया है, तो प्रोफेसर भी हो जाऊँगा। तो है ना, एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मतलब कहने का ये है। तो कुछ सीख लोगे और मुझे भी सिखा दोगे अगर कुछ अभी इंटरेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही जब हम चलते हैं अनसुपरवाइज्ड में, तो अब हमें आउटपुट, हाँ सुपरवाइज्ड की जो ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आपने टेक्निक्स पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, देखी होंगी, वो सब सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। फाइन, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आता है। बट जब हम अनसुपरवाइज्ड की तरफ चलते हैं, तो अनसुपरवाइज्ड में क्या है, जो अभी हमारे पास लेबल्ड डेटा था, मीन्स आउटपुट जो हमें पता था, अब वो नहीं पता है। देन हाउ वी विल फाइंड द आउटपुट देन। तो जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, विल सर्च द सिमिलैरिटी अमॉन्ग दैट डेटा। तो जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लासीफाई हो जाएगा, जैसे क्लस्टरिंग में हम करते हैं, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्लस्टर जिसमें का क्या आसपास का डेटा है उसकी डिस्टेंस को, और जो क्लोजेस्ट होते हैं उनको एक क्लस्टर बना लेते हैं, के फॉर क्लस्टर, इजंट इट। तो हम इसको कर लेते हैं, यूज होता है ना। मेडिकल इमेजिंग में है, ईसीजी में है, ईसीजी सिग्नल प्रोसेसिंग, और आजकल कुछ नए काम और हम कर रहे हैं, तो वो भी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो अनसुपरवाइज्ड में ये काम होता है। देन हाँ, एक और लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक्चुअली मेरे हिसाब से काम इसमें हो रहा है, या यही है एक्चुअली जो लर्निंग है ना। ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो एजेंट है, एजेंट मीन्स कुछ एल्गोरिथम है, दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, इफ़ वी आर इन द राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पैटर्न है, गोल है ना, तो फीचर्स बेसिकली हम सर्च कर रहे होते हैं। तो वो अगर हमें सही डायरेक्शन में मिल रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, सो वी विल गिव अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। अगर हम इसकी बुकिश नॉलेज पे या बुकिश कंसेप्ट पे जाएं तो एक रिवार्ड मिल जाएगा अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अदरवाइज पेनल्टी। तो ये रिवार्ड पेनल्टी किस लिए है? दिस इज जस्ट टू फोर्स टूवर्ड्स द एल्गोरिथम के वो एल्गोरिथम को सही से काम करें। अगेन एल्गोरिथम सही कैसे काम करेगी? वो तभी काम करेगी जब आप जो पैरामीटर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन अगेन फिर वहीं आ गया। तो रिवार्ड और पेनल्टी के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करना है। जैसे जैसे कम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग विल गो टूवर्ड्स टू आवर ऑब्जेक्टिव। सो लर्निंग इसमें दिया भी हुआ है, ये देख लेना सब आप। अब कॉमन मशीन लर्निंग जो मैंने बताया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अगेन बहुत पहले ही शुरू हो गया था ये, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट फॉर द शेक ऑफ जो लैकिंग थी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की, उसकी वजह से यू वुड नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज टेक्निक्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट इज़ वन कॉमन मशीन लर्निंग मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, होता है। और इसी में ही फीड फॉरवर्ड और फीडबैक नेटवर्क बेस्ड। फीड फॉरवर्ड का टाइम चला गया,
है ना, ये मैं आपको बता दूं, फीड बैक नेटवर्क ही चल रहे हैं। तो फीड बैक में क्या है आपको आइडिया होगा ही, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, फीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एक्टिवेशन फंक्शंस, यू नो दैट वी विल हैव अ डिफरेंट लेयर्स, इनपुट लेयर्स, है ना, देन हिडन लेयर्स, एंड देन वी विल हैव अ आउटपुट लेयर्स। वेट्स होते हैं एसोसिएटेड टू ईच लेयर, जो कनेक्शन होता है लेयर्स के अमोंग, जो कनेक्शंस है उस पे वेट्स होते हैं। वेट्स चलो छोड़ो, वो फिर ज़्यादा आउटपुट इफ नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, सो व्हाट वी विल डू, हम फीडबैक बेसिस पे वापस आएंगे हिडन लेयर एंड देन इनपुट लेयर, और वहां पे हम क्या करते हैं, मीटर या वेट्स को एडजस्ट करते हैं, है ना, यूजिंग वेरियस बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। जिसपे RNN is recurrent neural चीजें हैं फिर, है ना। तो आप LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी सुना है? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बहुत काम ब्रेन को, हमारी ब्रेन। अब एप्लीकेशंस क्या हैं? रेडियो बेसिल फंक्शन, नाउ आई मूव टुवर्ड्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और हम कहाँ किसकी क्या एप्लीकेशन, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स इन को या तो जिसका जो एरिया है, जो जिसमें काम करना चाहता है, वो उसके के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। वाटर सिग्नल फ्लो ESN is eco state network. Here is लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप ये नेचुरल और जो टाइम सीरीज डेटा है, बेसिकली टाइम सीरीज या ये स्पीच से रिलेटेड, टेक्स्ट बेस्ड रिलेटेड, उसमें क्या है आपको ज़रूरत पड़ती है कि प्रीवियस डेटा को मेमोराइज करने की। आप कैसे मेमोराइज करें? ह्यूमन ब्रेन है वो तो कर लेगा, तो मशीन सेल स्टेट, जो अर्लियर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नहीं होता था। तो ये सेल स्टेट क्या है? इट्स अ स्टेट होते हैं ना, वही है ना। इंफॉर्मेशन कैसे सेव रहेगी कंप्यूटर में? गेट्स के फॉर्म में ना, है ना, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, तो वही होते हैं LSTM में। और ये उस इंफॉर्मेशन को सेव रखते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज किया जा सके। तो वेर एवर देर इज अ सीक्वेंसिंग अमॉन्ग द इनपुट्स, द डेटा सीक्वेंसिंग इन द डेटा, सो वी मे यूज दिस LSTM। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम की बात नहीं करते, है ना, वो तो जब आप काम करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
ठीक है, तो LSTM इज दैट। तो ये यूज़ होता है, जैसे ESN है, ये वाटर डिमांडिंग फोरकास्टिंग में है। LSTM जो है एनर्जी यूज़ में बहुत ज़्यादा, और टेलीकॉम ट्रैफिक, जब भी टेलीकॉम ट्रैफिक और रोड साइड जो असिस्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली एक्सीडेंटल जो प्रेडिक्शन है, एक्सीडेंट प्रेडिक्शन, उसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन, अ वेरी गुड क्लासीफायर जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। और ये जो SVM है, अगर आप डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बेसिकली ये लीनियर क्लासीफायर है ना। लीनियर क्लासीफायर और नॉन लीनियर क्लासीफायर समझते हैं, समझते होंगे, है ना। एक लाइन खींच दो, उसी से ही क्लासीफाई हो जाए तो लीनियर क्लासीफायर, बहुत सिंपल वर्ड्स में। और एक लाइन खींचने से नहीं हो रहा है दो क्लासेस के बीच में, सो दैट इज़ अ नॉन लीनियर। तो फिर वहाँ पे तो क्या करें, कॉम्बिनेशन ले लें नॉन लीनियर और लीनियर क्लासीफायर का। अगेन इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कॉम्बिनेशन ले लें, और ज़्यादातर जो रियल प्रॉब्लम है वो वैसे ही सॉल्व होंगी वो, क्योंकि नेचर में नॉन लीनियर होती, लीनियर नहीं होती। तो कॉम्बिनेशन ले लें, और बाद में पहले स्लोली अप टू सम एक्सटेंट लीनियरिटी जब तक डेटा में है आप नॉन लीनियर क्लासीफायर यूज़ करें, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू इम्बेड द लीनियर क्लासीफायर। सो बड़े अच्छे रिजल्ट। हाइपरप्लेन क्या होता है, जो क्लासीफाई करता है दो क्लासेस को, दो डिफरेंट क्लासेस हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स, टाइप के पॉइंट्स हैं, ये जितना ज्यादा इसमें होगा, है ना, this hyperplane there would be vectors, है ना। तो से वेक्टर अच्छा है, दैट इज कॉल्ड अ मार्जिन, एंड दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। बेसिकली ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो उसको मैक्सिमम हाइपरप्लेन विच इज क्लासिफाइंग द डेटा, और इसके सपोर्ट में जो वेक्टर्स हैं उनको हम सपोर्ट वेक्टर्स, जो में है, कुछ और में ये राउटिंग अटैक डिटेक्शन में कुछ मेरे स्टूडेंट्स का काम है, बड़ा अच्छा काम है, तो वो मैं थोड़ा सा और भी दूंगा, तो उसकी आप कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो हमारे पास है ना, एक ट्री शेप में है, दो ऑप्शन होंगे यस और नो, उसमें से चूज कर लीजिए, वो डिसीजन ट्री है, ट्रीज का कलेक्शन। ये जो जितने भी डिसीजन ट्रीज हैं इनको एक साथ ले लीजिए, सो दैट विल बिकम रैंडम फॉरेस्ट। सो बोथ आर सेम, बट अगर आप उनको सेपरेटली यूज करेंगे तो उसको हम डिसीजन ट्री बोल देते हैं। इफ वी यूज द कलेक्शन ऑफ दीज डिसीजन ट्रीज देन इट विल अ रैंडम फॉरेस्ट। We have already talked, it's a part of unsupervised learning. So K means clustering. It's again in case of तो K means clustering जो है डिस्टेंस, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के जो सेंट्रॉइड्स हैं, सेंट्रॉइड्स से जो डिस्टेंस है ना, उसको मेजर करती है। तो डिस्टेंस तो पता होंगे आपको, L1 L2 नॉर्म,
है ना, मिंकोस्की डिस्टेंस, यही डिस्टेंस यूज़ होती हैं, है ना। तो मैनहट्टन L1 नॉर्म मैनहट्टन, और दूसरा यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म, है ना। और यही यूज़ होते हैं, रूट मीन स्क्वायर एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब पता पड़ा है ना, तो वही चीज़ है, वो के मीन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। देन वी कम टू आफ्टर दैट सीइंग द वेरियस डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसी मशीन लर्निंग की सब फील्ड है या सब ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड अ डीप लर्निंग, है ना। तो जो ANN है, ANN is basically comes under this deep learning, artificial neural network. तो एक ही लेयर लगा दी, if we are having a one input layer, one output layer and a single hidden layer, so we will say that that is a what? Simple artificial neural network. But if you increase the number of hidden layers, so what it will become? It will become a deep learning, isn't it? तो जो हिडन लेयर्स हैं, जितनी आप बढ़ाओगे तो उतनी लर्निंग आपकी डीप होती जाएगी। तो ये हमसे या ह्यूमन ब्रेन से मैच होता है कहीं? होता है, नहीं होता? हाँ, होता है। किसी चीज़ को आप एक ही बार रिवाइज करो और किसी चीज़ को आप बार बार रिवाइज करो, तो उतनी ज़्यादा लर्निंग एंड ट्रेनिंग होगी। सो उसी कंसेप्ट पे डीप लर्निंग है। सो दिस इज़ द डीप लर्निंग प्रोसेस। दैट्स वाई मशीन लर्निंग का है, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, और इसमें डिफरेंट मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। कॉमन आर्किटेक्चर है इसके, डीप ब्लीप नेटवर्क्स है, ऑटो एनकोडर है, LSTM है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड ट्रांसफर लर्निंग। पढ़ा है ये, इसका आइडिया है कुछ? होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेटली। इस पे तो बहुत ज़्यादा, अब तो अगर हम पढ़ाते हैं तो सिलेबस का भी ये पार्ट है ना। तो कन्वोल्यूशनल लेयर या कर्नल्स इसमें होते हैं, वो आपके फिर डिफरेंट लेयर जो, अच्छा CNN बेसिकली इमेजेस के लिए है, ये ध्यान देना, है ना। इमेजेस पे बड़ा अच्छा काम करता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कहाँ कैसे कब इसको अप्लाई करना है। तो स्ट्राइड्स इसमें होते हैं, है ना। पूलिंग लेयर देन होती है, फिर मैक्स पूल जिसमें हम यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। तो जो पूलिंग लेयर है वो हमें फीचर मैप देता है ना। जो कर्नल है वो उसका साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं। एक और आइडिया देता हूँ आपको, जो कर्नल का साइज़ है CNN में, है ना, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करके देन यू कैन फाइंड। तो कर्नल का साइज, इफ वी आर टेकिंग द साइज ऑफ कर्नल स्मॉल, तो ये क्या करेगा, कुछ आइडिया है? तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? तो डिपेंड करता है, इफ यू नीड द एज फीचर्स, एक इमेज है और उस इमेज के एज के फीचर्स हैं, अगर आप उनको क्वांटिफाई करना चाहते हो, उनको कैप्चर करना चाहते हो बहुत अच्छे से, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ स्मॉल साइज ऑफ कर्नल, है ना। तो कई एप्लीकेशंस में उनकी ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो मेडिकल इमेजिंग के फील्ड हैं। और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन सी अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द। बार बार बहुत सारी लेयर हैं, जितनी ज़्यादा लेयर्स डालोगे आप, है ना, उतनी अच्छी लर्निंग होगी। So just to save the time, just to save the computational, another learning which is called a transfer learning, that is attached with this CNN. तो उसमें क्या है, प्री मॉडल हमारा होता है ट्रांसफर लर्निंग से, तो वो एक अप टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी लर्नड मॉडल होता है, तो वो लेयर्स को बार बार ट्रेन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लास्ट की लेयर्स को, कुछ लेयर्स को ट्रेन करा सकते हो। ट्रांसफर लर्निंग जो लेयर्स ने आपको आउटपुट दिया है उसी को ही यूज करके। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका आर्किटेक्चर डिजाइन में, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर विजन
सिविल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिकल इमेज में बहुत ज़्यादा यूज़ है, या इमेजेस में जहाँ भी आपको लगता है कंप्यूटर विजन इज़ द फॉरमोस्ट एंड अपफ्रंट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी दैट वी नीड टू यूज़। दैट इज CNN जो है इमेज कंप्यूटर विजन में, वो that CNN has revolutionized this area. Now, sectoral analysis means the technology that we have till now is वो कहाँ पे different sectors में, this is the topic, so ultimately रहेगा। एनर्जी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज, लाइक डिमांड फोरकास्टिंग है, प्राइस फोरकास्टिंग है, पे एआई या मशीन लर्निंग का यूज होना ही होना है। जल्दी उसको समझ के यूज कर लें उतना अच्छा। देन कितनी यूज हो रही है, कितनी इट इज गोइंग बियॉन्ड सम लिमिट, robotics in energy, desalination, water demand यूज है ना। एंड अनोमली डिटेक्शन, इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, है ना। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स by which you can even check and detect the various objects like face, specs and other things. तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, है ना, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट में। फिर डीप लर्निंग एंड CNN, ये सारे सेक्टर्स हैं। मैं इसमें आपको कुछ और चीज़ें आई वुड लाइक टू टेल यू। देन टेली कम्युनिकेशन में है ना, और लेट मी कम टू द दिस थिंग, है ना। तो वेरियस सेक्टर्स वी नो दैट, है ना, सब हम सबको पता है कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ टूल्स या किस तरह से यूज हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, एंड व्हाई शुड वी अडॉप्ट द वेरियस AI टेक्निक्स इन AI for infrastructure development. We should see that. So first, AI in site selection across infrastructure sector, that is a very important. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं कहीं पे भी, और